हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 2 संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शंस को। इसकी एक्सरसाइज 2.3 के इंट्रोडक्शन को देखेंगे। लास्ट वाली एक्सरसाइज है और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है ये यहीं से आपकी 12th क्लास की एक तरीके से ये फाउंडेशन है उसका। यहीं से आपको फलन पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर आप 12th क्लास में जाके आप फलन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं, कुछ एक स्पेशल टाइप के फंक्शंस देखने हैं आपको यहाँ पे। फलन मतलब फंक्शन होता है और बाकी के आपको 12th क्लास में फलन शब्द का यूज़ बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। तो बेसिकली हमें स्टार्टिंग से पता होना चाहिए कि एक्चुअली हम फलन किसे कहते हैं या फंक्शन हम किसे कहते हैं। स्टार्टिंग से अगर हमें पता रहता है तो हमारे डाउट्स क्लियर रहते हैं, तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फलन को। फलन किसे कहते हैं, संबंध हम कर चुके हैं लास्ट वाली वीडियो में। आपको उसका इंट्रोडक्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप पहले संबंध को कर लें, ठीक है, रिलेशन को कर लें, उसके बाद ही आप फंक्शन को करें, क्योंकि रिलेशन से ही फंक्शन बनेगा। ठीक है, चलते हैं। तो डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, एनसीईआरटी से ली हुई है। फलन किसे कहते हैं, तो ये लिखा हुआ है। या होता क्या है फलन, ये देखते हैं। डेफिनेशन में है एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल एफ एक फलन कहलाता है। ठीक है, उसे स्मॉल एफ से शो करते हैं। फलन को हम स्मॉल एफ से शो करते हैं और संबंध को हम आर से शो करते थे। ठीक है, संबंध हम पढ़ चुके, संबंध को हम आर से शो करते हैं, रिलेशन कहते हैं इसलिए आर से, और फलन को हम फंक्शन कहते हैं तो इसलिए हम इसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, तो ए से समुच्चय ए का, ठीक है, समुच्चय ए का समुच्चय बी से जो भी संबंध होगा उसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करेंगे, या हम एफ कहते हैं। यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में, ध्यान से समझेंगे, समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं उनका समुच्चय बी में जितने भी अवयव हैं में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब आपको बताया था, प्रतिबिंब क्या होता है, हमने ये क्रमित युग्म में लिख लिए। ठीक है, ये क्रमित युग्म में लिखा हमने, तो ये वन जो है एक जो है वो दो का प्रतिबिंब है। ठीक है, एक जो है दो का प्रतिबिंब है, ध्यान रखेंगे ये प्रतिबिंब है, इसे हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब को इमेज कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब होगा, किसका प्रतिबिंब है, दो का। ठीक है, याद रखेंगे। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, मतलब समुच्चय ए जो होगा उसका हमें हर एक एलिमेंट लेना है, हर एक अवयव लेना है, उसका समुच्चय बी में केवल एक प्रतिबिंब हो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रतिबिंब बनाए, कौन, समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं वो बी के साथ में। ठीक है, तो क्लियर है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं सेकंड डेफिनेशन पे। एक और डेफिनेशन दी हुई है, शायद उससे भी आपका डाउट क्लियर हो जाए, और नहीं होता है तो फिर हम एक एग्जाम्पल लेके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो सेकंड वाली डेफिनेशन आपके सामने ये रही। ये कहते हैं कि फलन एफ, ठीक है, फंक्शन को तो आप पता ही है एफ से डिनोट करेंगे। ठीक है, फलन एफ किसी आरिक्त समुच्चय ए से एक आरिक्त समुच्चय बी का है। ठीक है, फलन जो है ए समुच्चय ए से समुच्चय बी का है, वो भी आरिक्त होंगे, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। इस प्रकार का संबंध है कि एफ का प्रांत ए है। ठीक है, फंक्शन का जो भी प्रांत है, प्रांत मतलब डोमेन, बताया था डोमेन क्या होता है। ठीक है, क्रमित युग्मों के प्रथम वाले जो घटक होते हैं, जितने भी क्रमित युग्म आपके लिखे हुए हैं रिलेशन में, उसमें जो प्रथम घटक है, ठीक है, प्रथम घटक सारे क्रमित युग्मों का उनका एक सेट बना लेंगे, समुच्चय बना लेंगे, वही क्या होती है, प्रांत होती है। ठीक है, संबंध इस प्रकार का संबंध है कि फलन का प्रांत ए है, ठीक है, तथा फलन के किसी भी दो भिन्न भिन्न क्रमित युग्मों के पृथक घटक समान नहीं है। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग वाले जो घटक है, ठीक है, क्रमित युग्मों का प्रथम घटक जो है वो समान नहीं है दो क्रमित युग्मों में। ठीक है, वो भी यहाँ भी कह रहे हैं कि जो भी रिलेशन होगा उसमें केवल एक ही प्रतिबिंब मिलेगा ए का। ठीक है, ए वाले समुच्चय के अवयवों का केवल एक ही प्रतिबिंब मिलेगा, मतलब समुच्चय ए के अवयव केवल बी समुच्चय के अवयवों से एक ही बार रिलेशन बना सकते हैं, केवल एक रिलेशन बना सकते हैं, रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है ना,
अब इस बात को हम एग्जाम्पल से समझेंगे। दो सेट लेते हैं और फिर उनसे हम संबंध बनाते हैं, उसमें से हम देखेंगे कौन फंक्शन है। ये बेसिकली एक आपके स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, ये मतलब स्पेशल टाइप के संबंध होते हैं ये, ठीक है। जैसे आपने बहुत सारे संबंध बनाए थे लास्ट वाली एक्सरसाइज में आपने, ठीक है, उनमें से कुछ सिलेक्टेड ही होंगे जिन्हें हम फलन कहेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं अपने एग्जाम्पल को, दो सेट लेते हैं फिर उनसे हम उनके रिलेशन को बनाते हैं। ये हमने दो सेट ले लिए ए और बी, ठीक है। अब इनके हम कुछ रिलेशन लिखते हैं अपने पास से, ठीक है ना, ठीक है, संबंध लिखते हैं कुछ। तो रिलेशन है ए के अवयवों का बी के अवयव से, समुच्चय ए के अवयवों का समुच्चय बी के अवयवों से क्या क्या रिलेशन है। हम दो तीन रिलेशन लिखेंगे। पहला रिलेशन हम लिखते हैं R1, लिखते हैं कि ए और बी ऐसे क्रमित युग्म है जहां सच दैट कि y मतलब सॉरी b इक्वल्स टू a+2, ठीक है। ये क्रमित युग्म बता दिए और रिलेशन लिखना आपको आते ही होगा, लास्ट वाली वीडियो में हमने बताया था। b बराबर a+2 है फॉर ऑल ए बिलोंग कर रहा है आपका किस वाले समुच्चय से, कैपिटल ए से, ठीक है, एंड स्मॉल बी बिलोंग कर रहा है आपका कैपिटल बी समुच्चय से, ठीक है। ये रिलेशन हो गया। तो इसकी अब हम लिखते हैं, ये हमने कौन सा रूप लिख दिया, समुच्चय निर्माण रूप लिखा हुआ है। अब हम इसकी रोस्टर फॉर्म लिखते हैं, ठीक है, रोस्टर रूप लिखते हैं। तो देखिए कैसे कैसे इस रिलेशन को लिखेंगे, इसका रोस्टर रूप लिखेंगे। तो ये कहते हैं कि ए आप लेंगे कहाँ से, कैपिटल ए वाले समुच्चय से, ठीक है। तो दो लिया हमने, दो लिया, ठीक है, उसमें दो ऐड कर दिया, कितना हो गया 4। क्या बी में है, बी कहाँ से बिलोंग करेगा, बी वाले सेट से, ठीक है। तो इस वाले बी वाले सेट में है, नहीं है, तो ये वाला तो क्रमित युग्म नहीं लिखा जाएगा, क्लियर है, ये तो लिखा ही नहीं जाएगा। फिर 3 का बनाते हैं, 3 लिया, 3 में 2 ऐड किया, कितना हो गया 5, बी में है, लिख दिया, ठीक है। फिर लिया हमने 4, क्योंकि ए हमें कहाँ से लेना है 4, ए पहले नंबर पे है, 4, 4 में हमने 2 ऐड किया, कितना हो गया 6 हो गया, 6 बी में है, ये भी हो गया। अब देखिए ए वाले समुच्चय के अवयव हमारे खत्म हो गए, तो अब आगे हम नहीं लिखेंगे, क्लियर है। ये रिलेशन हमें मिल गया, रोस्टर फॉर्म मिल गई। ऐसे ही हम दूसरा रिलेशन लिखते हैं, सेकंड वाला रिलेशन लिख लेते हैं कि ए और बी ऐसे क्रमित युग्म है सच दैट v इक्वल्स टू a+3 फॉर ऑल। बात बताएंगे हम कि ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए वाले सेट से बिलोंग कर रहा है, एंड बी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, बी वाले सेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये बताना पड़ता है रिलेशन में। इसका रोस्टर फॉर्म लिखते हैं, चलिए रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। इसका रोस्टर फॉर्म होगा ए कहाँ से आएगा, ए वाले सेट से आएगा, तो हमने 2 ले लिया, 2 में 3 ऐड किया, कितना हो गया, ये लिखा है ना बी लिखने के लिए, ये बी वाला लिखने के लिए बी कितना होना चाहिए, a+3 होना चाहिए। ए कितना लिया 2, ए हमने ए वाले सेट से लिया, और बी कितना हो जाएगा 2+3 कितना 5, 5 है बी वाले सेट में, तो आएगा बिल्कुल। ऐसे ही हमने 3 लिया, 3+3 कितना हो गया 6 हो गया, 6 है बी वाले सेट में। ऐसे ही हम लेंगे अब अपना 4 लेंगे, तो 4 लिया हमने, 4+3 कितना हो गया 7 हो गया, 7 ले लिया हमने, ठीक है। बस सारे एलिमेंट हमारे एग्जॉस्ट हो गए, मतलब सारे खत्म हो गए, हमने उनकी सबकी खपत कर दी, खत्म कर दिए। तो ये हमारा बन गया रोस्टर रूप इसका। ऐसे ही हम थर्ड वाला रिलेशन और ले लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इनमें से फंक्शन कौन है। R3 ले लेते हैं, R3, R3 में कहते हैं कि ए और बी ऐसे क्रमित युग्म है कि जो बी है वो बड़ा हो आपके ए से, ठीक है। फॉर ऑल बताना पड़ेगा आपको वापस कि ए कहाँ से बिलोंग करेगा, ए वाले सेट से, एंड बी कहाँ से बिलोंग करेगा, बी वाले सेट से, ठीक है, क्लियर है। अब हम इसकी रोस्टर फॉर्म लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म लिखेंगे। तो आपने पहला एलिमेंट ए वाला कहाँ से उठाना है, ए वाले समुच्चय से कितना लिया 2, 2 से बड़ा होना चाहिए, ए से बड़ा होना चाहिए बी, तो बी कितना है 5, बिल्कुल होगा, बिल्कुल है, ठीक है। ऐसे ही अगला वाला एलिमेंट उठाएंगे आप, कितना 3, 3, ठीक है, 3 छोटा होना चाहिए किससे, बी वाले सेट से, 6 से छोटा है भाई, यही बात लिखी है यहाँ पे। देखिए जिधर मुंह बंद है इसका, ठीक है, उधर छोटा एलिमेंट, और जिधर बड़ा है उधर मुंह खुला है, उधर बड़ा एलिमेंट, ठीक है। तो ए छोटा है, ए छोटा है हमारा, बी बड़ा हो गया, ठीक है।
ऐसे ही नेक्स्ट वाला लिखेंगे 4 और 7 से छोटा है वो, तो ये हमारे लिख गए क्रमित युग्म, सभी लिख गए हमारे, रोस्टर फॉर्म हमने लिख दी, 3 रिलेशन हमने अपने पास से ले लिए। अब हम देखते हैं इनमें से कि हम फंक्शन किसे कहते हैं, इन तीनों रिलेशन में से फंक्शन है कौन, फलन है कौन। तो डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफिनेशन कहती है, सेकंड वाली डेफिनेशन से उठा लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं कि फलन के किसी भी दो भिन्न क्रमित युग्म, मतलब अलग अलग दो क्रमित युग्म पकड़ेंगे, उनके प्रथम घटक समान ना हो। ठीक है, क्लियर है। देखिए इसमें देखते हैं, और पहली वाली डेफिनेशन से भी देख लेते हैं जरा सा। ठीक है, दोनों को कंबाइन करके हम क्लियर करेंगे कि हम फंक्शन किसे कहते हैं। देखिए कहते हैं समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में केवल एक प्रतिबिंब हो। ठीक है, ध्यान रखेंगे, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव हो, बी समुच्चय का प्रत्येक हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ दोनों डेफिनेशन में यहाँ देखेंगे कि दोनों क्रमित युग्मों के प्रथम घटक समान नहीं होने चाहिए। ठीक है, प्रथम घटक मतलब समुच्चय ए के अवयव, प्रथम घटक कहाँ से आता है, ध्यान रखिए, जो प्रथम घटक है वो कहाँ से लिया जाता है, समुच्चय ए से ही लिया जाता है, ये बात आपको पता है। ठीक है ना, तो ए से लिया जाता है, तो ए के सारे अवयव होने चाहिए। यहाँ कहते हैं कि ए के सारे अवयव होने चाहिए, बी के हों या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ए के मतलब जो भी हमारे क्रमित युग्म है उनके प्रथम घटक कैसे हों, समान ना हो। दोनों डेफिनेशन से हम क्लियर करते हैं। देखिए पहले वाले रिलेशन की रोस्टर फॉर्म देखते हैं, 3 आ गया, 4 आ गया। प्रथम घटक को चेक कर रहे हैं कि ए के सारे प्रथम घटक होने, एक समुच्चय के सभी अवयव होने चाहिए। ए समुच्चय में 2 3 4, ए समुच्चय के 3 और 4 है, 2 नहीं है, तो भाई ए के सारे अवयव नहीं है इसमें, इसलिए ये रिलेशन नहीं होगा। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, और चलते हैं सेकंड रिलेशन पे। ए के सारे अवयव होने चाहिए, ए समुच्चय के सारे अवयव 2 3 4 प्रथम घटक में होने चाहिए। ठीक है, और प्रथम घटक समान नहीं होना चाहिए। भाई 2 3 4 प्रथम घटक दो क्रमित युग्मों में समान नहीं मिल रहे। हमने, हमारे पास 3 क्रमित युग्म है, तीनों में हमने देखे प्रथम घटक भिन्न भिन्न भी हैं, और ये तीनों घटक समुच्चय ए के हैं, और पूरा समुच्चय ए है इसमें। ठीक है, क्लियर है, तो ये हमारा क्या हो गया, फलन हो गया। क्लियर है, इसे ही हम फलन कहेंगे। आगे बात समझ में। चलिए थर्ड वाले रिलेशन को देखते हैं। भाई इस वाले में भी हमारे पूरा समुच्चय ए आ गया, और उस ए समुच्चय के प्रत्येक अवयव की केवल एक ही इमेज है, 2 की 5 के साथ में है, 3 की 6 के साथ में है, 4 की 7 के साथ है। ऐसी 4 की किसी और के साथ में कोई इमेज नहीं है। ठीक है, 6 अकेली इमेज दिख रही है हमें 3 के साथ में, किसी और के साथ में नहीं है। क्लियर है, यहाँ पे बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। ठीक है, और ए के सारे घटक भी पूरे हो गए, और दो भिन्न क्रमित युग्मों के प्रथम घटक भी समान नहीं है, प्रथम घटक सबके अलग अलग है, तो ये भी क्या हो गया, फलन हो गया। तो इस बात से हमें एक बात क्लियर होती है इन चीज़ों से, इस रिलेशन। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, जो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। क्लियर है, क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा आपके कि स्पेशल टाइप के ही कुछ रिलेशन होते हैं, संबंध होते हैं, उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। और किन्हें कहते हैं कि जिसमें पूरा ए समुच्चय पूरा एग्जॉस्ट हो जाए, उसके सारे एलिमेंट आ जाएं, और सिर्फ उनका एक ही क्रमित युग्म बने। ठीक है, मतलब दो क्रमित युग्मों में पहला घटक समान ना हो, किसी में भी कोई भी क्रमित युग्म हो उसमें प्रथम घटक समान ना हो। ठीक है, क्लियर है, चलते हैं आगे। तो ये जो रिलेशन हमने लिखे हैं, इन रिलेशन के अंदर हमने कुछ शर्तें लिखी थी, जैसे ये लिखी है हमने, जैसे ये लिखी है हमने। ठीक है, जैसे हमने ये लिखी है, इन शर्तों को ही हम चेंज करके, मतलब हम इतने बड़े रिलेशन को ना लिख के, ये रिलेशन है हमारा, संबंध है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक संबंध है, और ये एक स्पेशल टाइप का संबंध है जिसे हम क्या कह रहे हैं, फलन कह रहे हैं। ये संबंध नहीं है, ये भी संबंध है हमारा। ठीक है, हम इन दोनों संबंधों को डायरेक्टली ऐसे यूज नहीं कर सकते। अगर हम इसी फॉर्म में इसको उठा के लिखेंगे, ठीक है, फलन के अंदर, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, ये संबंध का रूप लिखा हुआ है, संबंध है, ये रिलेशन लिखा हुआ है। इस तरीके से हम क्या लिखते हैं, रिलेशन। अब इन्हीं रिलेशन को हम फंक्शन के फलन के रूप में कैसे लिखेंगे, उस पे हम बात करने जा रहे हैं। तो इनके अंदर जो शर्तें हैं, इन शर्तों को ही हम क्या कहते हैं, फलन कहेंगे।
बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत क्लियरली समझेंगे। इन रिलेशन के अंदर ये जो शर्तें लिखी हुई हैं, ये कंडीशंस लिखी हुई हैं कि बी वाला जो घटक है वो ए के साथ क्या रिलेशन बना रहा है, इसमें बी वाला ए के साथ क्या रिलेशन बना रहा है। तो ये जो हमारे रिलेशन लिखे हुए, ये कंडीशंस लिखी हुई हैं, इन्हीं कंडीशंस को हमें फंक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? देखिए, हम लिखते हैं, एक चीज़ लिखते हैं, आपकी बुक से ही है, कोई हमारे पास से नहीं है। कैसे लिखते हैं? जैसे हम लिखते हैं कि रिलेशन समुच्च ए के अवयवों का समुच्च बी के अवयवों से। कैसे पढ़ते हैं इसको? दोबारा सुनते हैं। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, संबंध है, रिलेशन है, किसका? समुच्च ए है ये, इसके सभी अवयवों का समुच्च बी के अवयवों से। ये रिलेशन पढ़ते हैं। अब हम फंक्शन को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? फंक्शन कैसे पढ़ेंगे? फंक्शन होगा, ठीक है, फलन है किसका? समुच्च ए का समुच्च बी से। सही है? फलन होगा समुच्च ए का समुच्च बी से। क्लियर है? ठीक है, आ गई बात समझ में? ठीक। और इसमें जो क्रमित युग्म होंगे, जो क्रमित युग्म होंगे, वो हमारे क्रमित युग्म कहाँ से बिलोंग करेंगे? फंक्शन से बिलोंग करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो बी होगा, जो बी होगा, ठीक है, जो बी है वो क्या है? फंक्शन है किसका? ए का। क्लियर है? दोबारा से समझते हैं। ये कहते हैं कि फंक्शन को ऐसे लिखा जाता है, इसका लिखने का तरीका ये है, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि फलन है समुच्च ए का बी के साथ में फंक्शन। ठीक है? ठीक है, फंक्शन है, क्या फंक्शन है? ए फंक्शन है बी का। ठीक है? क्लियर है? तो क्लियर है? ऐसे ही पढ़ेंगे कि फलन है ए से बी का। ठीक है? तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू डालते जाएंगे और हमें मिलता क्या जाएगा? बी मिलता जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। और दूसरे रूप में हम इसको कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं, अगर हमारे क्रमित युग्म कैसे हो जाएं? x, y की फॉर्म में हो जाएं। अभी हमने क्रमित युग्म कैसे लिए? a, b के फॉर्म में लिए, और अब हम क्रमित युग्मों को किस में ले लें? x, y में ले लें। कोई परेशानी थोड़ी नहीं है, हमने x, y में लिख सकते हैं, यहाँ a, b लिखा हुआ। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो फलन है, फलन है, जो बाई फलन है, हमने बाई बताया, जैसे यहाँ लिखा हमने बी, बी जो है फलन है, किसका फलन है? ए का फलन है। तो यही तो कहा था हमने। तो यहाँ भी बाई क्या है? किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन है। ठीक है? हम इस एफ एक्स को, ये एक्स जो है ये फंक्शन हो गया, फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है? बाई जो है फंक्शन ऑफ एक्स है। क्लियरली समझेंगे, दोबारा से समझेंगे। जो बी है वो फंक्शन ऑफ ए है, मतलब ए का फंक्शन है बी। मतलब बहुत ध्यान से समझेंगे, जैसे जैसे हमारा ए बदलेगा वैसे वैसे बी बदलेगा। यही तो इसे फलन कहते हैं। दोबारा से क्लियर समझते हैं, बहुत आराम से समझेंगे कि जो हमारा वी है वो किस पे चेंज है, किस पे डिपेंड कर रहा है? ए पे डिपेंड कर रहा है। इस वाले अगर हम देखें ये संबंध है, तो बी का मान हमें कहाँ से मिल रहा है? ए की वजह से। ए हमने यहाँ पे 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, तो हमें बी का मान भी चेंज हो के मिल रहा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो बी है वो किसका फंक्शन है? ए का फंक्शन है। ए जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे बी बदलेगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे जैसे एक्स बदलेगा वैसे वैसे बाई बदलेगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि बाई जो है किसका फंक्शन है? एक्स का। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है? तो अब हम इस फंक्शन को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, y बराबर एफ एक्स। ठीक है? क्लियर है? ऐसे लिखेंगे हम। क्लियर? अब चलते हैं कि एक्चुअल में ये कंडीशंस जो हमें दी है, इन ये जो रिलेशन हमने लिखे हुए हैं, इनके अंदर जो कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को हम फंक्शन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? एक फंक्शन हम देखते हैं कि फंक्शन हमें दिखाई कैसे देता है। जैसे संबंध हमें इस रूप में दिखाई देता है, तो वैसे ही हमें फंक्शन किस रूप में दिखाई देगा, देखते हैं। तो ये रहा आपका फंक्शन, फंक्शन इस रूप में दिखाई देता है। ये रहा आपका मेन फंक्शन। ठीक है? ये आपका मेन फंक्शन है। y बराबर 2x, मतलब x की वैल्यू आप डालते जाइए, y की वैल्यू मिलती जाएगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू 2x। ठीक है? इस एफ एक्स को ही क्या कहते हैं? हम y कहते हैं। लास्ट में हमने भी पीछे लिखा था। क्लियर? तो इस फंक्शन के अंदर रिलेशन कैसे है, क्या रिलेशन है, इसको हम रिलेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे अभी हम बात करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि ये x इसमें जो है और y जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्च से, है ना? ये प्राकृतिक संख्याओं, n मतलब प्राकृत संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्याएं होती हैं। क्लियर है?
वो तो प्राकृत संख्याएं आपको मालूम है कहाँ से कहाँ तक होती हैं। प्राकृत संख्याएं आपकी स्टार्ट होती हैं 1 से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक रहती हैं आपकी अनंत तक रहती हैं। क्लियर है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये कहते हैं कि नेचुरल नंबर के समुच्चय से नेचुरल नंबर के समुच्चय, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय का प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से एक रिलेशन है, ठीक है। यहाँ फंक्शन लिखा हुआ फलन है नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर से, सही है। अब यहाँ पे ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, ये रहा हमारे पास स्पेशल मेन फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम नेचुरल नंबर उठाते हैं, एक्स उठाते हैं, ये मान लीजिए एक्स है, ये भी एक्स ही है और ये भी, ये क्या है बाई, ये दोनों एक ही है ना। तो यहाँ पे हम एक्स का मान रखते हैं, बाई हमें मिलता जाता है। जैसे हमने लिखा एक्स बराबर हमने 1 रखा तो बाई बराबर हमें कितना मिल गया, 2 मिल गया। ऐसे ही एक्स बराबर हमने 2 रखा तो बाई बराबर हमें कितना मिल गया, 4 मिल गया, ठीक है। ऐसे ही एक्स बराबर हमने 3 रखा तो बाई बराबर हमें कितना मिल गया, 6 मिल गया। ऐसे ही एक्स बराबर हमने 4 रखा तो बाई बराबर हमें कितना मिल गया, 8 मिल गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मिलते चले जाएंगे। अगर हम इन्हें लिखना चाहें समुच्चय के रूप में तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको कि 1 रखा एक्स तो बाई कितना मिला, 2, बन गया क्रमित युग्म, ठीक है, मिल गया, है ना। और इसको हमने एक्स को 2 रखा तो बाई कितना मिला, 4 मिला। एक्स को हमने 3 रखा तो हमने बाई कितना मिला, 6 मिला। एक्स को हमने 4 रखा तो बाई कितना मिला, 8 मिला। ऐसे बहुत सारे आपके समुच्चय हो सकते हैं, सॉरी ऐसे बहुत सारे क्रमित युग्म हो सकते हैं, है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर हमें पता ही नहीं है कहाँ तक होते हैं। क्लियर है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई होगी। ये हमने क्या लिख दी, इसकी रोस्टर फॉर्म लिख दी इस रिलेशन की, हमने रिलेशन बना दिया। ध्यान से देखिए हमने क्या किया, फंक्शन था उस फंक्शन से ही हमने क्या बना लिया, रिलेशन बना लिया। अगर आप इसकी समुच्चय निर्माण रूप लिखना चाहते हैं तो बड़े आराम से लिख सकते हैं। इसका समुच्चय निर्माण रूप क्या होगा कि एक्स और वाई में ऐसा रिलेशन है कि सच दैट एक्स जो है, वाई जो है वो कितना है, 2x है, ठीक है। फॉर ऑल एक्स एंड वाई कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, आपके नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ये रिलेशन बन गया, देखिए, ठीक है। इन रिलेशन को ही हम क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। तो स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन ही क्या होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। क्लियर है, कुछ महत्वपूर्ण फलन है ना, कुछ महत्वपूर्ण संबंध को ही हम क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। क्लियर है, आपको बात समझ में आ गई होगी। देखिए कैसे ये एक, हम हर बार x की वैल्यू अलग रख रहे हैं तो y की वैल्यू और आ रही है, x की वैल्यू देखिए रिपीट नहीं हो रही है। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे, जो फलन होता है वो फलन हमें हमेशा एक पॉइंट पे 2 वैल्यू नहीं देगा, 2 वैल्यू नहीं देगा। जैसे हमने x का 1 मान रखा तो हमें y के 2 मान नहीं मिलेंगे कभी भी, ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। हाँ, 2 पॉइंट पे एक वैल्यू दे सकता है फलन, बिल्कुल सही बात है। मतलब ये 1 पे वैल्यू जो आ रही है वही 2 पे भी वैल्यू आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल केवल क्या कंडीशन थी कि प्रथम घटक जो भी क्रमित युग्म है उसका प्रथम घटक समान ना हो, कैसा ना हो, समान ना हो, समान ना हो, ठीक है। पहली शर्त ये हो गई। और दूसरी शर्त क्या थी कि ए के सभी अवयव हों, ए समुच्चय के प्रत्येक अवयव हो, प्रत्येक अवयव हो, ध्यान है ना। बस ये 2 बातें आपको याद रखनी है। मतलब क्रमित युग्मों का प्रथम घटक रिपीट ना हो, ठीक है, समान ना हो, और ए समुच्चय के सारे अवयव हो, ए समुच्चय के सारे अवयव हो। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपके। तो अब चलते हैं, 1-2 फंक्शन और लेते हैं। चलिए इसी पे ही बात कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं। अब इन्हीं फंक्शन की हमें क्या लिखना होगा, बार बार हमसे एक्सरसाइज में यही चीज़ पूछेगा कि आप इनकी प्रांत बताइए और परिसर बताइए, रेंज बताइए, ठीक है। मतलब आपको डोमेन बतानी है, डोमेन बतानी है और क्या बतानी है, रेंज बतानी है। तो रेंज और डोमेन कैसे निकालते हैं, देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे, रेंज और डोमेन फलन की कैसे निकाली जाती है, क्योंकि हमें यही निकालने हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इन एक्सरसाइज, ठीक है। तो डोमेन क्या होती है, डोमेन आपको बताया था कि सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, ठीक है। ये मतलब जो क्रमित युग्म लिखे हैं इनके प्रथम घटक
का सेट, समुच्च, ठीक है, क्रमित युग्मों के प्रथम घटक का समुच्च होता है। लेकिन अब यहाँ पे आप फंक्शन से रिलेशन तो वापस बनाएंगे नहीं, जो आप इनके समुच्च को लिख सकेंगे प्रथम घटक निकाल के, है ना, तो नहीं लिख सकते। तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी और यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगी, जो फर्स्ट एलिमेंट मतलब फर्स्ट घटक जो आ रहा है, ये फर्स्ट घटक जो आ रहा है इसी को ही आप क्या कहते हैं, इसके सेट को ही क्या कहेंगे, इसके समुच्च को क्या कहेंगे, डोमेन कहते हैं। तो ये फर्स्ट घटक कहाँ से आ रहा है, ये एक्स के मान से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, एक्स के मान से आ रहा है। और एक्स का मान कहाँ होगा, एक्स का मान कहाँ से लिया जा रहा है, देखिए एक्स का मान कहाँ से लिया जा रहा है, एक्स का मान लिया जा रहा है नेचुरल नंबर से, तो इसका प्रांत क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। क्लियर है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, तो है ना, आ गई होगी बात समझ में, क्लियर, ठीक है। अब बात करें रेंज की, तो रेंज क्या होता है कि सेकंड घटक, ठीक है, क्रमित युग्मों का दूसरा वाले घटक का जो समुच्च होगा वही क्या होता है आपका, क्या होता है, रेंज होता है। तो ये सेकंड वाला घटक भी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, सेकंड वाला घटक भी आपका कहाँ से आ रहा है, देखिए सवाल में, तो ये आपका नेचुरल नंबर से ही आ रहा है। ये भी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं ही है, ठीक है। तो ये आपको लिखना होगा, इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी, नेचुरल नंबर हो जाएगी। क्लियर है, क्लियर है। तो एक फलन और देखते हैं, एक फलन और देखते हैं। तो हमारे पास है फंक्शन है प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं से, ठीक है, एफ एक्स बराबर 2x प्लस 1, एफ एक्स क्या है, बाई होगा, क्लियर है, इसे हम बाई कहते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो जैसे अगर हम देखें तो हम इसका अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं नेचुरल नंबर। हमने x का मान 1 रखा तो हमारे पास बाई कितना आ गया, बाई कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्लियर है। ऐसे ही हमने x का मान 2 रख दिया, बाई का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही हमने x का मान 3 रख दिया तो बाई का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ऐसे ही हमने x का मान 4 रख दिया तो बाई का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्लियर है। इतना ही बहुत है, ये हमने बना लिया। अब ये हमारे पास समुच्च बन गया, वो सॉरी फलन बन गया, ठीक है, अलग अलग वैल्यू दे रहा है, क्लियर है, फंक्शन है ना, फंक्शन है, बिल्कुल पहचान सकते हैं, ठीक, पहचान लिया हमने इसको। अगर हम इसकी प्रांत लिखना चाहें, डोमेन और रेंज लिखना चाहें, तो भाई डोमेन आपको मालूम है, डोमेन क्या हो जाएगी, नेचुरल नंबर, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जो एक्स है वो भी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, और एफ एक्स जो है, एफ एक्स मतलब बाई, बाई जो है कहाँ से बिलोंग कर रहा है, वो भी आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, प्राकृतिक संख्याओं से बिलोंग कर रहा है। और रेंज यहाँ पे भी लिखेंगे आप, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस को हम पढ़ते हैं और फिर उसके बाद में अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अभी ये इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्यों लंबा होने वाला है, क्योंकि ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो पहला वाला आपको फलन जो पढ़ना है वो है तत्समक फलन, जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये होता कैसा है, चलिए बात करते हैं। फंक्शन होगा वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं का, वहाँ अभी हमने देखा था नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर से, तो वास्तविक संख्याओं का वास्तविक संख्याओं से होगा। तो वास्तविक संख्याएं आपको पता ही है, रियल नंबर्स क्या होते हैं, सारे नंबर प्लस माइनस जीरो एक्सेट्रा सारे के सारे आ जाते हैं, रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्याओं को आपको पता होगा, ठीक है, कैसा फंक्शन होगा कि बाई इक्वल्स टू एफ एक्स या इक्वल्स टू एक्स, मतलब जो आप रखेंगे x का मान जो भी आप रखेंगे वही आपको मिल जाएगा वापस, क्लियर है। तत्समक फलन हम उनको कहते हैं जहां हम जो वैल्यू रखते हैं वही हमें वापस मिल जाती है, उसे हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। सेम बिल्कुल, जो रखा वही प्राप्त हुआ, जो रखा वही प्राप्त हुआ। जैसे सपोज मैं नंबरिंग कर लेता हूँ इधर 1 2 3, हम ग्राफ पढ़ेंगे इसका, ठीक है, ग्राफ से ही हमारा काम होने वाला है। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, -1 -2 -3 -4 एंड -5 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही -1 -2 -3 एंड -4 एंड -5, ठीक है। तो जैसे कि हमने x का मान यहाँ रख लेते हैं, x बराबर हमने 1 रखा तो y बराबर भी हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया, है ना। y बराबर वो सॉरी x बराबर हमने 2 रखा, y बराबर भी हमें क्या मिल गया, 2 ही मिलेगा, सीधी सी बात है, मिलेगा इसी में। आपने यहाँ x रखा तो y का मान कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा,
ठीक है। ऐसे ही x बराबर -1 रखा तो y का मान भी कितना हो गया, -1 हो गया। ऐसे ही x बराबर आपने -2 रखा तो y का मान भी कितना हो गया, -2 हो गया। देखिए यहाँ बनाइए इसको, ठीक है। 1 रखा, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, y वाली को हम क्या कहते हैं, fx कहते हैं, याद रखेंगे ग्राफ में आप, ठीक है। fx कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे होता है, ये x एक्सिस है। आपने x का मान 1 रखा तो y का मान आपको प्लस का 1 ही मिला, x का मान आपने 2 रखा तो y का मान भी आपको प्लस का 2 ही मिला, x का मान आपने 3 रखा तो y का मान भी आपको 3 मिला, ठीक है। 0 रखा तो 0 मिला आपको, क्लियर है, रख सकते हैं आप, ठीक है। और आपने -1 रखा तो भी आपको -1 मिला, x का मान -2 रखा तब भी आपको -2 ही मिला, -3 रखा तो -3 मिला। तो इस तरीके के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिकल फंक्शन कहते हैं। और इन सबको मिला देंगे तो ये आपको ग्राफ मिल जाएगा। तो आइडेंटिकल फंक्शन मतलब आपके तत्समक फलन का जो ग्राफ होता है वो कहाँ से जाता है, मूल बिंदु से होकर जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी, हमें डोमेन और रेंज लिखनी है, मतलब हमें प्रांत लिखना है और परिसर लिखना है, याद है ना आपको। तो प्रांत को आप डोमेन कहते हैं, मैं डी से डिनोट करूंगा, और परिसर को आप रेंज कहते हैं, आर से डिनोट करूंगा। तो ध्यान से देखिए, डोमेन क्या होता है, एक्स की वैल्यू जो आपने एक्स रखी है, कहाँ से रखे हैं आपने एक्स, एक्स कहाँ से रखे हैं, इस वाले आर से रखे हैं। पहला सेट आपका वास्तविक संख्या है, तो आपका परिसर प्रांत क्या हो जाएगा, आपका रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। सारे नंबर्स आप रख सकते हैं, इसमें जीरो भी रख सकते हैं, बताया अभी मैंने आपको, जीरो रखा था जीरो भी आ गया। कोई सा भी नंबर रख लीजिए, माइनस का, प्लस का, जीरो, कोई सा भी रख लीजिए, सब पे डिफाइन हो रहा है। मतलब इसको हम बोलते हैं कि फंक्शन रियल नंबर्स पे ऑल पॉइंट्स पे क्या है, डिफाइन है, हम इसको बोलते हैं परिभाषित है। मतलब आप वास्तविक संख्याओं में से कोई सी भी संख्या रख लो, उस पे फलन वैल्यू दे रहा है। परिभाषित का मतलब समझेंगे कि अगर आप वास्तविक संख्याओं से कोई भी संख्या उठाकर फंक्शन में रख रहे हैं, फलन में रख रहे हैं, एक्स की जगह रख रहे हैं, और रखने पे आपको वैल्यू दे रहा है, ठीक है, रिजल्ट में आपके पास वैल्यू आ रही है, और वो भी वैल्यू कहाँ से आ रही है, रियल नंबर से ही आ रही है, तो वो सारे संख्याएं पे फलन परिभाषित है। हम कब कहेंगे फलन अपरिभाषित है, जब हमने कोई वैल्यू रखी, वास्तविक संख्याओं से उठा के कोई भी वैल्यू रखी और उस पे हमें कोई भी वैल्यू प्राप्त ना हो, ठीक है। अपरिभाषित तभी कहलाएगा वो। तो हमें रियल नंबर से वास्तविक संख्याओं से हमने वैल्यू रखी और हमें मिल रही है, वापस भी हमें वैल्यू मिल रही है। तो ये सेकंड वाला जो बाई होता है, आपको पता है क्रमित युग्मों में ये वाले, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, ये हमारे इसका सेट क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है, और इस वाले का सेट हमारा क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो रेंज पे भी हमें क्या मिल रही है, जो रखा था वही प्राप्त हो रहा है, तो रियल नंबर ही प्राप्त हो रहे हैं, वास्तविक संख्याएं ही प्राप्त हो रही हैं। तो ये हमारा पहला वाला था, तत्समक फलन था, क्लियर है। चलते हैं दूसरे वाले फंक्शन की तरफ। दूसरा है अचर फलन। अचर फलन क्या होगा, चलिए देखते हैं। फंक्शन है किसका है, आर से, आर का, वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं का। क्या फलन है आपके पास में कि एफ एक्स बराबर सी, अचर मतलब कांस्टेंट। आप जानते हैं अचर का मतलब क्या होता है, हमारे पास मैथ में दो ही प्रकार की संख्याएं हैं, चर और अचर प्रकार की हैं, ठीक है। तो चर संख्याएं कौन सी होती हैं आपकी, एक्स वाई जेड इस तरीके की हो जाती हैं, और अचर कौन सी हो जाती हैं आपकी, अचर हो जाती हैं आपकी संख्याएं, 1 2 3 4 इस तरीके के नंबर्स क्या होते हैं, अचर होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट, जिनका मान हम बदल नहीं सकते, फिक्स है। तो ये वैल्यू किसकी आ रही है, बाई की आ रही है, तो एक्स एक्सिस ये हो गया, ठीक है, और बाई एक्सिस ये हो गया। तो सपोज हमने यहाँ पे 1 2 3 ऐसे ले लेते हैं, इधर -1 -2 एंड -3, इधर ले लेते हैं 1 2 एंड 3, ठीक है। तो कांस्टेंट की जगह हमने सपोज हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने, है ना, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, एफ एक्स बराबर हमने 2 लिख लिया, ठीक है, 2 लिख लिया, कांस्टेंट एक नंबर ले लिया। अब आप इसमें एक्स की वैल्यू रखते जाइए, क्या बाई चेंज होगा, नहीं होगा। देखिए ना, आपने x बराबर 1 रखा तो बाई कितना आया, यहाँ 1 रख दिया, यहाँ तो x है ही नहीं तो यहाँ रख ही नहीं सकते आप, यहाँ तो कोई शर्त ही नहीं है, तो यहाँ कितना आने वाला है, 2 ही आने वाला है। x बराबर आपने -1 रखा तो बाई बराबर क्या आने वाला है, 2 ही आने वाला है। फिर भी x बराबर आपने 3 रखा तो बाई बराबर भी क्या आने वाला है, 2 ही आने वाला है। हर बार में बाई कांस्टेंट है, तो जाहिर सी बात है, आपने 1 रखा फिर भी मान कितना आया, 2 आया, 2 रखा फिर भी 2 आया, 3 रखा फिर भी 2 आया, ऐसे ही -1 रखा फिर भी 2 आया, -2 रखा फिर भी 2 आया, -3 रखा फिर भी 2 आया। तो ये क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, कांस्टेंट फलन बोलते हैं। और इसका ग्राफ कैसा होता है, इस तरीके का ग्राफ होता है, एक स्ट्रेट लाइन आती है कांस्टेंट वाली, ठीक है, एक्स अक्ष के समांतर लाइन आती है, क्लियर है।
समझ में आया होगा। तो भाई इसकी डोमेन और रेंज लिखेंगे, प्रांत और परिसर लिखेंगे, तो डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन आपकी पता हो, डोमेन एक्स की वैल्यू कहाँ से ले रहे हो आप, रियल नंबर से ले रहे हो, तो डोमेन रियल नंबर हो जाएगी। और रेंज कहाँ हो जाएगी, रेंज पूरा लिख लेते हैं, रेंज मतलब परिसर, परिसर कितना हो जाएगा, देखिए आप रियल नंबर से उठा के रखते जा रहे हैं, यहाँ पे सारे नंबर आप रख सकते हैं, जीरो भी रख सकते हैं, ठीक है। देखिए जब जीरो रखेंगे तो जीरो पे भी कितनी है, दो ही आ रही है, तो जीरो भी रख सकते हैं। मतलब फंक्शन जो है हर एक पॉइंट पे परिभाषित है, ठीक है, रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्याओं के हर एक बिंदु पे परिभाषित है। लेकिन रेंज ध्यान से देखेंगे तो रेंज में ये सेकंड वाला जो घटक है ये कितना आ रहा है, सिर्फ दो ही आ रहा है, क्या आ रहा है, दो। अब वो क्या है, दो क्या है, ये क्या है, कॉन्स्टेंट है, एक सी है, ठीक है, फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो इसकी क्या हो जाएगी रेंज, इसकी रेंज हो जाएगी आपकी कॉन्स्टेंट, क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है, सी हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपके, ठीक। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले को। नेक्स्ट वाले बात करते हैं बहुपद फलन पे, पॉलिनोमियल फंक्शंस पे। तो पॉलिनोमियल आपने अच्छी तरीके से पढ़ रखा है 10th में और 9th में भी। तो बहुपद क्या है, आपने देखा होगा तीन प्रकार के बहुपद पढ़े होंगे आपके सिलेबस में, तीन ही प्रकार के हैं, एक है रैखिक, दूसरा द्विघात, तीसरा त्रिघात, ठीक है। तो यहाँ पे हम रैखिक वाले का बना चुके, जिसे हम आइडेंटिकल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से बनता है रैखिक वाले का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे इसमें बहुपद फलन में द्विघात वाले की, ठीक है, फिर त्रिघात वाले की बात करेंगे, इसका ग्राफ देखेंगे, इसकी डोमेन रेंज देखेंगे, मतलब प्रांत परिसर देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं द्विघात वाले की। तो कैसा फलन फलन होगा, फंक्शन होगा किसका, आपका रियल नंबर से, रियल नंबर का, और फलन है बाई एफ एक्स बराबर या बाई बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। स्पेशल टाइप का आपको यही पढ़ना है। द्विघात वाले का तो आपको पता ही है, द्विघात वाले की जो जनरल इक्वेशन होती है वो इस तरीके से ही लिखी जाती है। ऐसा कोई भी फलन आपको नहीं पढ़ना है, इसमें सिर्फ आपको ये वाला फलन पढ़ना है। यहाँ पे सिलेबस में आपके ये वाला फलन दिया हुआ है, इसी का ग्राफ ड्रॉ करना है आपको, इसी की डोमेन रेंज बतानी है। चलिए बनाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम रखें तो x बराबर हमने एक रखा, तो एक का स्क्वायर एक ही होता है, एक मिलेगा। क्लियर है, यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक। ऐसे ही आपने अब x बराबर दो रखा, आपने x बराबर दो रखा तो y का मान कितना मिल गया आपको, चार मिल जाएगा, स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही आपने x का मान माइनस का वन रखा, तो आपको x का मान क्या मिलेगा, प्लस का वन मिलेगा, ठीक है। माइनस वन का स्क्वायर प्लस का वन होता है। और x का मान आपने माइनस का दो रखा, आपको y का मान प्लस का दो मिलेगा, वो सॉरी चार मिलेगा। क्लियर है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब ग्राफ ड्रॉ करके देखें इसका कैसे बनेगा, ये वन हो गया, ये टू थ्री है ना, फोर, इधर भी माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एंड माइनस फोर, वन टू थ्री एंड फोर, यहाँ पे माइनस का माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एंड माइनस का फोर, ठीक है। तो वो कहते हैं एक्स का मान एक रखिए, बाई आपको एक मिलेगा, एक्स का मान एक रखा, बाई का मान एक मिलेगा, मिल गया। एक्स का मान दो रखिए तो बाई का मान चार मिलेगा, ये दो रखा, और बाई का मान आपको चार मिलेगा, मिल गया हमारे पास में ये रहा चार, ठीक है। ऐसे ही एक्स का मान माइनस वन रखिए, तब भी आपको बाई का मान क्या मिलेगा, प्लस का वन मिलेगा, ठीक है। जीरो भी रखेंगे तो आपको देखो यहाँ जीरो रखेंगे, जीरो का स्क्वायर जीरो आ जाएगा, ठीक है, रख सकते हैं आप यहाँ पर, यहाँ रख लीजिए। एक्स बराबर जीरो रखेंगे तो बाई बराबर भी आपको क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा, ठीक है। ये रहा पॉइंट, ये मिल गया आपको। अब कहते हैं एक्स का मान माइनस दो रखिए और बाई का मान प्लस चार मिलेगा, तो प्लस चार यहाँ पे है, ठीक है। अगर हम इसको ज्वाइन करें तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ मिल रहा है हमें, बहुत ध्यान से देखिए। हम x का मान माइनस का रखें या प्लस का रखें उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन y की वैल्यू हमें ऑलवेज क्या मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है, ठीक है। y की वैल्यू क्या मिल रही है, ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं मिल रही। तो अब हम इसकी डोमेन और रेंज लिखेंगे। तो डोमेन देखिए कहाँ से होगी, आप x का कोई भी पॉइंट रख सकते हैं, वास्तविक संख्याओं का आप कोई भी नंबर रख सकते हैं, तो इसलिए उस पर सभी पे ये फलन क्या है, परिभाषित है, सभी पे वैल्यू देगा, जीरो पे भी वैल्यू देगा जीरो, ठीक है ना। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज में थोड़ी सी दिक्कत है इसकी, रेंज में ये दिक्कत है कि रेंज में आप ध्यान से देखिए कि सारे रियल नंबर्स नहीं आ रहे हैं, पॉजिटिव वाले आ रहे हैं सिर्फ, देखिए ना, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं आपके, एक चार प्लस का आ रहा है सब, ठीक है, सारे पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं। तो इसमें आप इसकी रेंज कैसे लिखेंगे, बताइए, इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज बड़ा सोच समझ के आपको लिखनी होगी, क्योंकि ये जो है
ये जो है, जो डोमेन है, वो डोमेन तो आपकी रियल नंबर्स तो हो जाएगी, क्योंकि आप डोमेन से मतलब आप वास्तविक संख्याओं से उठा के सारी कुछ रख सकते हैं। लेकिन जो आपको बाई की वैल्यू मिल रही है, वो आपको क्या मिल रही है? पॉजिटिव मिल रही है। ठीक है, क्या मिल रही है? पॉजिटिव मिल रही है। तो रेंज क्या हो जाएगी? तो ध्यान से देखिए, ये जीरो से नीचे माइनस में तो जा नहीं रहा है, कि ये बाई एक्सिस वाली रेंज होगी, सीधी सी बात है। देखिए, डोमेन कैसे निकालते हैं कि एक्स एक्सिस पे जितने भी नंबर आप रख सकते हैं, वही आपकी डोमेन आ जाएगी। एक्स की जगह पे आप जितने नंबर रख रहे हैं, वो कहाँ से रख रहे हैं? रियल नंबर से रख रहे हैं, और सारे पॉइंट्स रख सकते हैं आप। ठीक है, जीरो भी रख सकते हैं। और रेंज आती है आपकी बाई वाले से, तो बाई वाला सेकंड घटक होता है, बताया था स्टार्टिंग में आपको। तो यहाँ से रेंज निकलने के लिए तो ध्यान से देखिए, रेंज में आपके जीरो से लेके पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, नेगेटिव नंबर नहीं आ रहे हैं, है तो रियल नंबर सी। ठीक है, नेट आपका ये होल नंबर में चला जाएगा, लेकिन होल नंबर नहीं बताएंगे यहाँ पे, तो रियल नंबर का ही है। लेकिन कहाँ से कहाँ तक के रियल नंबर है? आपके जीरो से इन्फिनिटी तक के पॉजिटिव नंबर। ठीक है, कहाँ से? जीरो से इन्फिनिटी तक के। बताया ना इंटरवल आपको लिखना, ये इंटरवल की फॉर्म में हमने रेंज लिख दी। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं हम इंटरवल की फॉर्म में रेंज, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। क्लियर है? लिख लिया आपने? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए कोई बात नहीं, क्यूबिक वाले को करते हैं, क्यूबिक वाले को करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो क्यूबिक वाले के लिए करते हैं, क्या होगा? फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर थ्री, या एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर थ्री। ठीक है, तो देखेंगे आप, अगर आपने वन वैल्यू ली एक्स की, तो वाई कितना मिलेगा आपको? तीन गुना कर देंगे। वन वैल्यू ली तो वन मिल जाएगा, और आपने टू वैल्यू ली, एक्स की दो वैल्यू ली है ना, बनाएंगे तो एक्स की दो वैल्यू ली, तो आपको बाई कितना मिलेगा? दो की पावर तीन करेंगे तो कितना हो गया? आठ हो गया। समथिंग आपको यहाँ मिलेगा। जीरो ली तो आपको जीरो मिलेगा। ऐसे ही अगर आपने माइनस का वन लिया, तो माइनस का वन मिलेगा आपको। ठीक है, ऐसे ही माइनस का टू लिया, तो माइनस का एट मिलेगा आपको, वो यहाँ पे आएगा। तो समथिंग इसका ग्राफ कैसा आएगा? इसका ग्राफ आपका इस तरीके का आएगा। क्लियर है? तो इस तरीके का ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, मतलब एफ एक्स वाली एक्सिस हो गई। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, अगर हम इसकी डोमेन लिखना चाहेंगे तो इसकी डोमेन कितनी हो जाएगी? ऑल रियल नंबर्स। यहाँ रियल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, वास्तविक संख्याओं का ही फलन चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑल रियल नंबर्स हो जाएगी, जीरो पे भी डिफाइन है, सभी पॉइंट्स पे ये डिफाइन है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी रेंज की, तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी? इसका परिसर कितना हो जाएगा? परिसर वो वैल्यू जो आपको मिल रही है एक्स की जगह पे रखने के बाद में वाई की जो वैल्यू मिल रही है। तो ध्यान से देखिए, आपने रखी एक वैल्यू तो आपको प्लस की एक मिली, माइनस की एक रखी तो माइनस की एक मिली, माइनस की दो रखी तो माइनस का एट मिला। मतलब आपको यहाँ से क्लियर है कि यहाँ देखिए ध्यान से, बाई एक्सिस पे नेगेटिव वैल्यू मिल रही है और पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। आप एक्स की नेगेटिव भी रख रहे हैं और पॉजिटिव भी रख रहे हैं, तो आपको बाई नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिल रहा है। ठीक है, तो इसकी रियल नंबर रेंज हो जाएगी, इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी? वास्तविक संख्याएं हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, यही आपको बहुपद फलन थे, दो ही फलन पढ़ने थे आपको। चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले फलन की साइड। तो परमेय फलन को करते हैं। परमेय फलन कैसे होते हैं? परमेय फलन आपके रियल नंबर से रियल नंबर का। ठीक है, और एफ एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स, या y इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स। ये हमें स्पेशल टाइप का रेशनल नंबर ही पढ़ना है, रेशनल फलन हमें यही यूज करना है। आप जानते हैं रेशनल नंबर क्या होता है? पी वाई क्यू होता है, कि पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है, और क्यू जो है वो जीरो नहीं हो सकता, ये रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे कंडीशन है कि फलन को कैसे लिखेंगे? अगर ऊपर एफ एक्स है तो नीचे जी एक्स ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दो फलन को हम अलग अलग उस तरीके से शो करा सकते हैं। तो यहाँ पे जो जी एक्स है और एफ एक्स है, दोनों क्या हो? आपके बहुपद हो। क्या हो? बहुपद हो। ऐसा फलन नहीं होगा कि ऊपर एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स, ये आपका रेशनल फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये आपका परिमेय फलन नहीं होगा। परिमेय फलन क्या होगा? ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में क्या होना चाहिए? बहुपद होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अब इसका ग्राफ कैसा होता है? देखिए ग्राफ बनाते हैं इसका, तो ग्राफ इसका कुछ इस टाइप का होता है, ऐसा।
ठीक है, ये टच नहीं करेगा, हल्का सा टच दिख रहा होगा आपको, टच नहीं करेगा। तो इस तरीके के ग्राफ को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। अभी आप पढ़ेंगे आगे चल के शेप्स के बारे में कोनिकल सेक्शन में, ठीक है, शंकु वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। अब बात करें इसकी डोमेन की, तो डोमेन में आप ध्यान से देखिए, सारे नंबर्स आप रख सकते हैं, केवल आप जीरो नहीं रख रहे हैं। देखिए जीरो पे ग्राफ नहीं आ रहा, ठीक है, जीरो नहीं रख सकते, बाकी आप 1 2 3 या सब कुछ रख सकते हैं। क्लियर है, जीरो नहीं हो सकता क्योंकि एक जीरो पे ग्राफ नहीं आ रहा, इसलिए क्या होगा, सारे रियल नंबर्स होंगे केवल जीरो को छोड़ के। क्लियर है। रेंज की बात करें, रेंज की बात करें तो रेंज में ध्यान से देखिए, ये ग्राफ बाई एक्सिस पे भी जीरो पे नहीं है। ठीक है, ये आपके पॉजिटिव पे भी दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, पॉजिटिव पे भी है, नेगेटिव पे भी है। ठीक है, सारी साइड है आपके पास में, तो ये सारी वैल्यू मिल रही है, केवल क्या नहीं मिल रही है, जीरो, क्योंकि ये जीरो पे डिफाइन नहीं होगा। आपको मालूम है परिमेय संख्या जीरो पे अपरिभाषित, मतलब नॉट डिफाइंड हो जाती है, इन्फिनिटी आ जाता है। तो इसलिए इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी, केवल जीरो को हटा के सारे रियल नंबर्स हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट वाले फंक्शन की साइड में, मापांक फलन को करते हैं। मापांक फलन कैसे होते हैं, चलिए देख लेते हैं एक बार मापांक फलन फलन होते कैसे हैं। फंक्शन है किसका, आर से आर का, ठीक है, वास्तविक संख्याओं का, वास्तविक संख्याओं से बाई इक्वल्स टू एफ एक्स लिख लीजिए, इक्वल्स टू, इसे बोलते हैं मॉडुलस, इस ब्रैकेट को, ठीक है, दो डंडे लगा देंगे, उसी को ही आप क्या कहते हैं, मॉडुलस। आपने छोटे क्लास में पढ़ रखा होगा, जिसे हम कहते थे निरपेक्ष मान। ठीक है, निरपेक्ष मान निकालना आप जानते ही होंगे। तो वो क्या होता था, अगर ब्रैकेट इसके अंदर, ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर, इसे ब्रैकेट कह लीजिए, अब आप इसको चेंज करेंगे, ब्रैकेट की जगह पे आप क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मॉडुलस। ठीक है, इसको क्या कहेंगे अब, मॉडुलस। इन दोनों लाइंस को आप क्या कहेंगे, मॉडुलस। तो मॉडुलस 6 लिखा है, तो ये क्या करता था, प्लस वाले नंबर को प्लस ही देता था। जैसे ही मैं इसके अंदर माइनस का 6 लिखता था, तो इसे क्या कर देता था, ये प्लस कर देता था। क्लियर है। तो मतलब यहाँ पे एक बात क्लियर हो रही है कि ये क्या कर रहा है, ये मॉडुलस क्या कर रहा है, इस -6 को एक माइनस और दे रहा है, जिससे ये पॉजिटिव हो रहा है, और पॉजिटिव वाले को तो पॉजिटिव ही रहने देता था। क्लियर है, इसमें दो बातें हैं। ठीक है, इस मॉडुलस फंक्शन में दो बातें हैं, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मॉडुलस फंक्शन को हम टुकड़े वाले फंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये टुकड़ों में होते हैं। ठीक है, आगे के हम फलन पढ़ेंगे वो टुकड़ों में ही फलन होंगे। ठीक है, ये टुकड़े वाले फलन है, दो पीस में है। ठीक है, कैसे है, देखिए, अगर ये मॉडुलस के अंदर वैल्यू प्लस की है, प्लस की है मतलब एक्स मान लें इसको, ये एक्स है मॉडुलस के अंदर, ये एक्स है, तो ये प्लस की है, इसका मतलब क्या है, ये जीरो से बड़ी है या जीरो है। क्लियर है, तब ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर, और ये वैल्यू अगर जीरो से छोटी हो जाती है, एक्स जीरो से छोटा हो जाता है, लेस देन जीरो हो जाता है, छोटा होने का मतलब नेगेटिव हो गया। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव होने का मतलब है कि वो जीरो से छोटा है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या, ये मॉडुलस क्या कर रहा है, इसको एक माइनस और दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से इस फंक्शन को हम खोल के लिखते हैं। ठीक, तो अब हम इसकी ग्राफ बनाएं, इसका ग्राफ बनाएं, तो ये दो तरीके से डिफाइन होता है। ध्यान से देखेंगे कि ये हमारे पास जीरो है। ठीक है, जीरो से इधर, जीरो से इधर फंक्शन कैसा है, जीरो और जीरो से इधर कैसा है फंक्शन आपका, प्लस का एफ एक्स है। ठीक है, मतलब x प्लस का आ रहा है, और जीरो के इधर फंक्शन कैसा है, आप देख रहे हैं ध्यान से, माइनस का x आ रहा है। ठीक है, माइनस का है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन कैसा है, माइनस का x है। क्लियर है, तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, टुकड़ों में ही बनेगा इसका ग्राफ भी। तो ग्राफ बनाते हैं, अगर आपने 1 लिया, 1 लिया तो आपको क्या मिलेगा, प्लस का 1 मिलेगा। ठीक है, 0 लिया तो 0 ही मिलेगा। क्लियर है, ठीक है, और 1 लिया आपने तो 1 मिलेगा, 2 लिया आपने तो आपको 2 मिलेगा, 3 लिया आपने तो 3 मिलेगा। इस तरीके से ये ग्राफ मिलेगा। इधर कौन सा ग्राफ हो गया, ये आपका एफ एक्स, मतलब एक्स प्लस एक्स वाला। ठीक है, ये इधर प्लस एक्स का हो गया, इधर माइनस एक्स का बनाते हैं। तो आपने 0 लिया, 0 आया आपका, माइनस का 1 लिया आपने, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ आपने x का मान -1 लिया। जब आपने -1 यहाँ रखा तो -1 इसमें रखेंगे, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा आपका। ऐसे ही आपने माइनस का 2 लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। ऐसे ही माइनस का 3 लिया तो आपका क्या हो गया, प्लस का 3 हो गया। तो ये आपका इस तरीके से -x का ग्राफ हो गया। तो इसको कंबाइन करके हम कह सकते हैं ये किसका ग्राफ है, कि एफ एक्स इक्वल्स टू
एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स का ग्राफ हो गया। अगर हम इसकी डोमेन और रेंज लिखने की कोशिश करें तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, देखिए आप इसमें सारे एक्स की वैल्यू रख सकते हैं, माइनस की, प्लस की और जीरो भी रख सकते हैं। सारी वैल्यू आप रख के चेक कर ली, सब पे ये परिभाषित हो रहा है, फलन सब पे वैल्यू दे रहा है। तो ये क्या हो गई, इसकी डोमेन क्या हो गई आपकी, ऑल रियल नंबर्स हो गई, ये सारी वास्तविक संख्याएं हो गई। अब बात करें रेंज की, तो रेंज अभी हमने पीछे जस्ट लिखी थी उस वाले फलन में, तो आप ध्यान से देखिए इसमें y की नेगेटिव वैल्यू कोई भी नहीं आ रही है, हमेशा क्या आ रही है, पॉजिटिव, क्योंकि मॉडुलस लगते ही क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। नेगेटिव की जगह पे नेगेटिव वाली वैल्यू को भी क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है, और पॉजिटिव वाली पॉजिटिव रहती है। तो ऑल पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो ये कहाँ से आ रही है, जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक आ रही है, जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। ओपन इंटरवल इन्फिनिटी पे कोई भी पॉइंट हो सकता है, जीरो पे क्लोज हो गया कि जीरो तो है ही है, ठीक है, जीरो पे डिफाइंड है, जीरो भी ले सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले फंक्शन की तरफ, करते हैं अपने सिग्नम फंक्शन को, चिन्ह फलन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो मेनली ये होता कैसा है, देखते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, वेयर एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड जीरो, जीरो होगी फंक्शन की वैल्यू व्हेन x इक्वल्स टू जीरो। ये होता है हमारा सिग्नम फंक्शन, चिन्ह फलन होता है इस तरीके का। लेकिन मेनली बुक में दूसरी टाइप से दिया हुआ है, जिस फॉर्म में आपने इसको देखा है चिन्ह फलन को, ठीक है। कैसे देखा है, ध्यान से देखिए, तो इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई कैसे होगा, देखिए x की वैल्यू जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो या तो बड़ी होगी जीरो से या जीरो से छोटी होगी। जब x की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी तो मतलब प्लस की होगी, जीरो से बड़ा नंबर किसका होता है, प्लस का होता है। तो ये मॉडुलस हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू वन हो जाएगा, ठीक है, कट के वन हो जाएगा। अब x की वैल्यू जीरो से छोटी होगी तो मतलब माइनस की होगी, तो माइनस होगा, तो मॉडुलस क्या करेगा, इसे माइनस देगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, माइनस का वन। और x अगर जीरो होगा तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो। और इसे सही से अगर हम करके लिखें, रीराइट करें, तो हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू when x is greater than 0 value is function 1 and x equals to 0 value of the function is 0 and x less than 0 equals to function value of the function is -1, ठीक है। इस फॉर्म में ही आपने इसको देखा होगा चिन्ह फलन में, इस फॉर्म में ही देखा होगा। अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ की, ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका, ध्यान से देखते हैं। देखिए x की वैल्यू जब जीरो से ज़्यादा है, प्लस है, इस साइड में प्लस है, x की वैल्यू अगर प्लस है, ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस का वन आ रही है, ठीक है। कैसी आ रही है, प्लस की वन, प्लस की वन ही रहने वाली है, कांस्टेंट हो गई, फिक्स्ड है, कांस्टेंट हो गई, चेंज नहीं हो रही है। x की वैल्यू जीरो है तो फंक्शन जीरो है, x की वैल्यू अगर नेगेटिव है मतलब जीरो से छोटी है तो नेगेटिव है, तो y की वैल्यू भी क्या आ रही है, माइनस की वन, कैसी आ रही है, माइनस की वन। तो इस तरीके से इसका ग्राफ तैयार होता है, ठीक है। अब बात करें इसकी डोमेन और रेंज की, तो आप इसकी डोमेन और रेंज लिख सकते हैं। डोमेन कितनी होगी, आप देख लीजिए, एक्स की कोई भी वैल्यू रखिए, जीरो रखिए, पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव रखिए, ठीक है, बट जीरो रखिए या जीरो से बड़ी या छोटी रखिए, सारे रियल नंबर्स पे आपको डिफाइन है। अब हम बात करते हैं कि इसकी रेंज, रेंज क्या होगी, तो ध्यान से देखिए ये फंक्शन कितनी वैल्यू दे रहा है, क्या वैल्यू दे रहा है, एक -1 दे रहा है, जीरो दे रहा है, -1 दे रहा है, ये -1 है और ये +1 है, -1 दे रहा है, जीरो दे रहा है और +1 दे रहा है। तो इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी, इसकी -1, 0 और 1, इसके अलावा कोई चौथी वैल्यू फंक्शन दे ही नहीं रहा है। सीधी सी बात है, बाई पे कितनी वैल्यू आ रही है, प्लस की वन, माइनस की वन और जीरो आ रही है, बस, इससे ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है, ये इसकी रेंज हो गई। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले फलन के लिए, महत्तम पूर्णांक फलन को करते हैं, इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। तो देखिए महत्तम पूर्णांक, ठीक है, कैसा होता है ये, देखते हैं फंक्शन। ये ब्रैकेट होगी, इस ब्रैकेट के अंदर x होगा, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, बड़ी ब्रैकेट कहते हैं इसको, ठीक है। इसके अंदर जो वैल्यू लिखी होगी, इसके अंदर जो फंक्शन लिखा होगा वही कंप्लीट ये क्या कहलाएगा, महत्तम पूर्णांक कहलाएगा, ठीक है, महत्तम पूर्णांक फलन कहलाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है, देखते हैं। अगर इस ब्रैकेट के अंदर
हम एक पूर्णांक रखे हैं। पूर्णांक आप जानते हैं पूरे पूरे नंबर होते हैं 1 2 3 या माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 इस तरीके के नंबर रखेंगे तो हमें ये क्या देगा, पूर्णांक ही दे देगा। क्या दे देगा, पूर्णांक ही दे देगा। अब हम इसमें पूर्ण दशमलव वाले नंबर रखे हैं। कैसे रखे हैं, जैसे हमने 1.2 रखा तो 1.2 का ये क्या देने वाला है, पूर्णांक ही देगा। और ये कौन सा पूर्णांक देगा, जस्ट छोटा, ठीक है, जस्ट छोटा पूर्णांक देगा। जस्ट छोटा पूर्णांक, जस्ट छोटा पूर्णांक कितना होगा इसका, 1 होगा, ठीक है। ऐसे ही आपने 1.9 रखा तो आपको ये क्या देगा, 1 देगा। क्लियर है, आपको बात समझ में आ रही होगी। ऐसे ही 4.7 रखा तो क्या देगा ये आपको, 4 दे देगा, ठीक। ऐसे ही आपने 5.8 रखा तो आपको ये क्या दे देगा, 5 दे देगा, ठीक है। ये जस्ट छोटा पूर्णांक देगा, ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं। क्लियर है, तो ऐसे ही अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, चलिए। ठीक, अगर आपने 1 रखा, देखिए ये फलन अभी आपने बात की कि ये 0 से 0 से 0 से 0.9 तक, 0 से 0.9 तक क्या देगा, सिर्फ 0 ही देगा। क्या देगा, सिर्फ 0 ही देगा। भाई 0.9 से जस्ट छोटा पूर्णांक कौन सा है, 0 ही है। तो ये 0 से 0.9 तक क्या देगा, 0 ही देगा। क्या देगा, 0 ही देगा। ये 0 नहीं है, ये ओपन है और ये डॉट है, ये नोड है, ये डॉट है, ठीक है। डॉट डॉट मतलब ये कंसीडर करने वाला पॉइंट है और ये इसका मतलब है होल है। ये इस होल को हम कहते हैं नोड, और नोड का मतलब है कंसीडर नहीं होगा ये वाला पॉइंट 1 तक, ठीक है। इसमें 1 कंसीडर नहीं है, 1 से पहले तक की वैल्यू कंसीडर है, ठीक है, ले ली गई है। क्लियर है। ऐसे ही अब आपने 1 पे 1 लिया तो आपको ये 1 वैल्यू दे देगा, ये बाई की वैल्यू 1 आ जाएगी आपकी, डायरेक्ट 1 आ गई, ठीक है। और 1 से 1.9 तक ये क्या देगा, 1 देगा। क्लियर है, 1.9 तक आपने 1.9 तक देना है ये, तो 1.9 तक आपने दिया तो ये 2 से जस्ट पहले तक वैल्यू देगा 1.9 तक। क्लियर है, दोबारा से समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 1 से 1.9 तक वैल्यू ली और ये हमें क्या देगा, y की वैल्यू कितनी देगा, सिर्फ और सिर्फ 1 ही देगा। ये y की वैल्यू 1 आती रही हमारी यहाँ तक, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके 1 से लेके 1.9 तक हमने वैल्यू ली, यहाँ से यहाँ तक कवर की। ये हमारी वैल्यू y की कितनी दे रहा है, 1 दे रहा है। ऐसे ही आपने 2 से लेके 2.9, जहाँ पे आप 3 कहेंगे तो ये वैल्यू 2 ली आपने, 2 ली, 2 से 2.9 तक ली, तो y की वैल्यू कितनी देगा, ये 2 ही तो देगा। तो ये आपकी क्या आएगी, y की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है, 2 से लेके 2.9 तक। ऐसे ही आपने, जैसे ही आपने 3 ली तो 3 वैल्यू ली आपने, तो तुरंत ये क्या वैल्यू देगा, y की 3 देगा। और 3 से लेके x की वैल्यू आपने कहाँ तक ली, 3.9 तक ली, तो ये वैल्यू कितनी देगा, 3 ही देगा y की। ऐसे ही नेगेटिव में अगर आपने x की वैल्यू -1 ली, ठीक है, -1, 0 से, देखिए 0 से आपने माइनस का 0.9 तक लिया, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा, पूर्णांक कौन सा होगा, माइनस का 1 ही तो होगा। बहुत ध्यान से समझिए, 0.9 से, देखिए -2 में, -1 में और -2 में कौन छोटा है, -2 छोटा है, ठीक है, -1 बड़ा है, इसीलिए 0.9 बड़ा हो गया, -1 छोटा, तो छोटा नंबर कौन सा आएगा, -1 आएगा। क्लियर है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। कितनी आएगी, -1, 0.9 से 1 से लेके माइनस, ठीक है, आगे यहाँ तक। उसके बाद में आपने -1 से -1.9 तक वैल्यू ली, तो इससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर कौन सा होगा, माइनस का 2 होने वाला है, -2। क्लियर है, -2 होने वाला है। 1 से लेके कहाँ तक, 2 तक, -2 तक। क्लियर है, इस तरीके से इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक, बात करते हैं इसकी डोमेन की। तो डोमेन में आप देखिए, आप सारे नंबर्स रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, माइनस के रख सकते हैं, प्लस के रख सकते हैं। तो इसकी डोमेन क्या हो गई, ऑल रियल नंबर्स हो गई, ठीक है, प्रांत हो गया ये, इसको क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। अब बात करते हैं इसके परिसर की।
किसकी बात करते हैं, परिसर की, मतलब रेंज की बात करते हैं। तो रेंज कितनी हो जाएगी, तो ध्यान से देखिए ये फंक्शन हमेशा क्या दे रहा है, हमेशा क्या देता है, पूर्णांक देता है। जैसा पूर्णांक डालोगे वैसे ही पूर्णांक आपको मिल जाएगा। डेसिमल का भी डालेंगे, दशमलव का डालेंगे, नेगेटिव डालेंगे तो नेगेटिव का मिलेगा, पॉजिटिव का डालेंगे पॉजिटिव मिलेगा। तो ये सब कैसे दे रहा है, सभी पूर्णांक संख्याएं दे रहा है, सभी पूर्णांक दे रहा है। कैसा दे रहा है, पूर्णांक। पूर्णांक को हम किससे शो कराते हैं, जेड से। तो इसकी रेंज क्या हो गई, जेड हो गई। क्लियर है। तो यहीं पे आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब करेंगे अपनी एक्सरसाइज को।